हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन नर्सिंग। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी का नाम तो आपने सुना ही होगा कि टीबी किसको कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस तो बॉडी के किसी भी पार्ट्स में टीबी हो सकता है। तो आज हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें होता क्या है और इसके क्या कॉजेटिव फैक्टर्स हैं और इसमें क्या साइन और सिम्टम्स हैं। तो ये एक हम लोग वन बाय वन करके सारा कुछ हम लोग देखेंगे कि डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है और इसके इस तरह के पेशेंट को हम कौन सा हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशंस या यूं कहें कि इसकी पहचान जो है वो कैसे है। So it is defined as the weakness, तो जैसा कि हम डेफिनेशन में देख रहे हैं कि it is defined as the disease conditions in which the following symptoms occur like the fever, coughing, malaise, body ache, sore throat or weakness etc. तो टीबी कहते किसको है? तो टीबी में जनरली यह एक लंग की बीमारी है जो कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी हम लोग को जानना जरूरी है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसका है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। तो ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एक तरह का बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, जिसके कारण कि ये ट्यूबरकुलोसिस होता है। ऐसे तो कहा जाता है कि जनरली जो काउज है या जो इन्फेक्टेड मिल्क्स है उसमें भी बॉबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से भी ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस ज्यादा रहता है। तो अभी हम सबसे पहले डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इन विच द फॉलोइंग सिम्टम्स अकर लाइक फीवर, कफिंग, मैलेस, बॉडी एक, सोर थ्रोट, वीकनेस। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो लक्षण है, सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है कि बुखार रहता है। उसमें इवनिंग राइजिंग बुखार रहता है, यानी कि शाम के समय बुखार फीवर है जो बढ़ने लगता है। और खांसी तो रहता है, उसके साथ ब्लड भी आ सकता है और पूरे बदन में दर्द रहता है, बॉडी एक रहता है और थकान महसूस होता है। सोर थ्रोट भी हो सकता है, गले में कंजेशन हो सकता है और वीकनेस हो सकता है। तो ये इसका डेफिनेशन है और इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अब हम लोग देखेंगे कि किस कारण से टीबी होता है, यानी टीबी होने के क्या कारण है। कुछ न कुछ तो कारण रहा ही होगा जिसके कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका इटियोलॉजी क्या है या रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी देखेंगे तो ये कारण जो है या तो वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पुअर सैनिटेशन हो सकता है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं टीबी के पीछे। तो सबसे पहला है बैक्टीरियल कारण, जो कि हम लोग सभी जान ही गए कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो सकता है। तो इसके कारण भी हो सकता है या वायरस के कारण भी हो सकता है। जनरली ये बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो बैक्टीरिया का नाम हम लोग जान ही गए हैं कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस होता है। दूसरा है पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन का मतलब ये हुआ कि वैसे लोग जो कि अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं रखते हैं, जहाँ पे नल में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, खुले नालों में बहते रहता है, या घर की साफ सफाई अच्छी नहीं है, हाइजीन मेंटेनेंस नहीं करते हैं, या फिर छोटे छोटे घरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वैसे लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। क्योंकि एक कम जगह में ज्यादा लोग रहने से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो दूषित हो जाता है और जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस है। ओवर क्राउडिंग वही चीज है कि एक जैसे स्लम्स एरिया वगैरह में है जो कि काफी गंदा रहता है और काफी लोग एक ही कमरे में 10 या 15 मेंबर एक ही साथ रहते हैं
और साफ सफाई उतना मेंटेन नहीं हो पाता है, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, जिसके कारण गंदगी फैलती है और वो इन्फेक्शन का चांसेस, क्रॉस इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्टेड मटेरियल्स लाइक फूड मटेरियल्स, जैसे कि कोई भी इन्फेक्टेड फीकल मटेरियल से इन्फेक्टेड हो, या जो गंदगी से मक्खी या फिर और भी जो कीड़े मकोड़े से इन्फेक्टेड हो, या वाटर जिसमें कि ड्रेनेज सिस्टम या पाइप सिस्टम जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो फटा हुआ हो, उसमें फीकल मैटर किसी तरह से आ गया हो, तो उसकी वजह से भी ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। यानी कि ये फूड या वाटर के थ्रू भी, हमारे माउथ के थ्रू हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ट्यूबरकुलोसिस पैदा कर सकता है। पुअर हाउसिंग मैंने पहले ही बताया कि स्लम्स एरिया, तो स्लम्स एरिया किसको बोलते हैं, जहाँ पे कि काफी कम जगह में बहुत सारे मकान बने हुए रहते हैं और कॉमन उनका लैट्रिन बाथरूम और टॉयलेट होता है, तो वो काफी वहाँ पे पुअर हो जाता है, हाइजीन कंडीशन बहुत बुरा रहता है और लोग एक दूसरे का सारा कुछ शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। इन्वायरमेंट भी हो सकता है कि आसपास का इन्वायरमेंट स्वच्छ नहीं हो, पेड़ पौधों की कमी हो, फैक्ट्रीज हो, जैसे फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, जैसे कोयले के खानों में काम करने वाले, लकड़ियों की फैक्ट्री हो या केमिकल की फैक्ट्री जो होती है, या फिर पेंट की फैक्ट्री है, या फिर डस्ट और जो रुई बुनाई वाली है जिससे डस्ट निकलता है, वैसी फैक्ट्री जिससे डस्ट निकलता है, माइक्रो पार्टिकल्स निकलते हैं, वो भी ट्यूबरकुलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम फैक्ट्रीज में काम करें तो वो प्रॉपर मास्किंग का यूज करें और उनको प्रॉपरली फ्रिक्वेंटली चेंज किया जाए, एक ही प्लेस पे नहीं रखा जाए, तो उसकी वजह से भी, पुअर इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है लो इम्यूनिटी। तो लो इम्यूनिटी का डायरेक्ट रिलेशन है कि जब भी इम्यूनिटी कोई लो होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम लो होता है, तो कोई भी डिजीज है जो शरीर पे हावी हो जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमें साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन और न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। तो अगर कोई है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसकी इम्यूनिटी लो है, किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, पहले से कोई डिजीज कंडीशंस है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कार्डियक प्रॉब्लम है, या फिर कैंसर है, या सिरोसिस ऑफ लिवर है, और भी कोई तरह की बीमारी है, तो फिर उसको ट्यूबरकुलोसिस होने का चांसेस ज्यादा है अगर इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए जरूरी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। पोवर्टी और लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, तो ट्यूबरकुलोसिस को गरीबों का बीमारी कहा जाता है, क्योंकि ये बीमारी है जो कि गरीबी के कारण होता है। हमारे देश में तो स्पेशली कि टीबी के बहुत सारे मरीज पहले, अभी तो संख्या बहुत कम गई, लेकिन लाखों की संख्या में, हजारों संख्या में प्रति वर्ष यहाँ मर जाते थे, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाता था। और यहाँ पे जो माल न्यूट्रिशन केसेस है, लास्टली वो उनको लो इम्यूनिटी हो जाता है और उनको इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में, लोअर क्लास लोगों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं, एक कमाने वाला होता है और बहुत ज्यादा लोग उसमें फैमिली मेंबर्स होते हैं खाने वाले, तो उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कि उसका इम्यूनिटी लो हो जाता है और इन्फेक्शन का चांस जो है वो काफी ज्यादा रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इससे रिलेटेड जो है साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि साइन और सिम्टम्स, कि हमें पेशेंट क्या बताता है कि उसको क्या तकलीफ है और सिम्टम्स हमें कौन से दिखाई देते हैं। तो ये दोनों चीज हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में देखेंगे कि कौन से सिम्टम्स है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन या ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और पेशेंट हमसे क्या बता रहा है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे तो हम पेशेंट की पहचान कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो जो टीबी वाले में है वो फीवर होगा। तो हम लोग यहाँ कुछ सिम्टम्स है जो देखेंगे बारी बारी से। तो इसका जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है वो फीवर है। तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस में है इसमें कि फीवर होता है। तो फीवर भी कोई भी इन्फेक्शन के कारण होता है, तो इसमें भी इन्फेक्शन होता है, तो जिसके कारण से ये फीवर होता है। तो फीवर शाम के समय में ये फीवर जो है बढ़ने लगता है, तो इसको इवनिंग राइजिंग फीवर बोलते हैं। दूसरा है बॉडी एक, पूरे शरीर में दर्द रहता है, या मैलेज कर सकते हैं, थकान है, पूरे शरीर में दर्द रहता है और पूरा थकावट महसूस करता है मरीज।
और बिल्कुल भी नॉर्मल महसूस नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको इरिटेबिलिटी भी होता है, चिड़चिड़ा मरीज हो जाता है। तीसरा है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। अगर ज़्यादा सेवियर हो तो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। कफिंग, खांसी होते रहता है, मरीज खांसते रहता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट लक्षण है यही खांसी है, खांसी और फीवर है कि इम्पोर्टेंट लक्षण है। इसमें खांसने में जो स्प्यूटम आता है, खांसने के साथ जो उसका खखार है, जो बलगम आता है, उसके साथ ब्लड स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जो ट्यूबरकुलोसिस की पहचान है। तो ये सारा लक्षण है। उसके अलावा सोर थ्रोट या गले में खराश हो सकता है और वीकनेस भी हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट इसका जो है लक्षण है वो है आपका वेट लॉस भी हो सकता है, वेट लॉस। तो ये इम्पोर्टेंट लक्षण है जो हमें याद रखने चाहिए। फीवर है इम्पोर्टेंट, फीवर है जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कफिंग है, कफ होता है जिसमें ब्लड स्टैंडर्ड हो सकता है। तीसरा सोर थ्रोट भी हो सकता है या वीकनेस हो सकता है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा। और नेक्स्ट वन जो है वेट लॉस। ये 3-4 जो सिम्टम्स है काफी इम्पोर्टेंट है जो कि हमें याद रखना चाहिए। फीवर, कफिंग, सोर थ्रोट और वेट लॉस जो टीबी के इम्पोर्टेंट लक्षण हैं। अब हम लोग डायग्नोसिस देखेंगे कि पेशेंट को हम कैसे डायग्नोस करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कंफर्मली कि हमारे पास जो क्लाइंट है वो टीबी का ही है। तो इसके लिए हम कंफर्म करने के लिए कुछ जांच कराते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं या एक्सरे कराते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का ही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम तो पेशेंट का जो है सबसे पहले हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। दूसरा है कल्चर। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री से क्या समझते हैं, जब हमारे पास पेशेंट कोई भी बीमारी का आता है तो हम उसकी हिस्ट्री सबसे पहले लेते हैं कि पहले से हिस्ट्री भी बहुत तरह का है, प्रेजेंट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है। इसके बारे में मैं डिटेल में दूसरे वीडियोस में बताऊंगी। तो हिस्ट्री लेके हमें पता चल जाता है कि पहले पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं था या पहले से इसको कौन कौन सी बीमारी है। तो ये हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की बीमारी कितनी पुरानी है या कितने समय से है, 6 महीने से है, 1 साल से है, 1 सप्ताह से है, इसको खांसी कितने दिनों से है। तो हिस्ट्री लेने से हमें पता चल जाता है। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से भी हमें पता चल जाता है, हम ऑब्जर्व करते हैं, पाल्पेट करते हैं या स्कल्टेट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि पेशेंट के बॉडी पे कहीं कोई स्कार मार्क है या फिर उसको कोई वुंड है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। तो हमें बहुत सारी हीमोग्लोबिन लेवल का पता चल जाता है। तो इससे हमें फिजिकल या न्यूट्रिशनल स्टेटस का पेशेंट का पता चल जाता है कि पेशेंट का बॉडी वेट कितना है, न्यूट्रिशन पहले कितना था और अभी कितना है। नेक्स्ट आ जाता है वाइटल चेकिंग। तो वाइटल्स तो हम लोग जानते ही हैं कि वाइटल्स किनको कहते हैं, जो बीपी है, पल्स है, टेम्परेचर है, रेस्पिरेशन है। तो वाइटल से भी हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का बीपी हाइपरटेंसिव तो नहीं है, बीपी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, पल्सेस कितना है, रैपिड है, नॉर्मल है। क्योंकि हमें नॉर्मल पता होना चाहिए तभी हम इसको डायग्नोस कर पाएंगे। फिर हम लोग ब्रीथिंग देख लेते हैं। ब्रीथिंग भी इसमें इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ब्रीथिंग इसकी कितनी है, जनरली 16 से 20 है, तो अगर अधिक हो तो रैपिड ब्रीथिंग हो सकता है या लो हो सकता है। तो हम लोग वाइटल्स का हमें पता होना चाहिए, नॉर्मल और एबनॉर्मल का। नेक्स्ट आता है सीबीसी। सीबीसी में टोटली हम लोग कराते हैं, पूरा ब्लड का हम लोग करा लेते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना ग्राम है, एनीमिया तो नहीं है पेशेंट को, 7 ग्राम है, 10 ग्राम है। जनरली जो फीमेल्स में है 10 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और मेल्स में है 14 से 16 ग्राम होता है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्टेटस क्या है, क्योंकि पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल काफी मायने रखता है। इसमें बीटीसीटी भी हम लोग देख लेते हैं, बीटीसीटी या ईएसआर भी हम लोग करा देते हैं, या फिर इसमें हम लोग वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट काउंट, इस तरह का हम लोग जो भी है सारा उसका जो कंस्टिट्यूएंट है ब्लड का हम लोग जांच करा के हम लोग उसको देख लेते हैं कि पेशेंट में कौन सी कंस्टिट्यूएंट ब्लड कितना है, आरबीसी की संख्या कितनी है, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, कोई पस सेल तो नहीं प्रेजेंट है।
नेक्स्ट आ जाता है चेस्ट एक्सरे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चेस्ट एक्सरे ट्यूबरकुलोसिस में काफी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि चेस्ट एक्सरे ही शो करता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। उसी को देख करके डॉक्टर्स हैं या जो भी एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट, वो पता करते हैं पेशेंट को लंग में इन्फेक्शन है या नहीं। अगर इन्फेक्शन है भी तो कितना सीवियर है, मॉडरेट है या माइल्ड है, या किस स्टेज तक पहुंचा हुआ है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बिना डायग्नोसिस करना काफी मुश्किल है। नेक्स्ट है स्प्यूटम टेस्ट। तो स्प्यूटम टेस्ट में जो बलगम आ रहा है, जो पेशेंट का बलगम जो खांसी के दौरान आ रहा है, उसमें हम लोग टेस्ट करके पता करते हैं कि उसका जो स्प्यूटम है उसमें कितने पस सेल हैं या कौन से बैक्टीरिया है। इससे हमें पता चल जाता है कि किस लेवल का इन्फेक्शन है या ब्लड आ रहा है। यूरिन कल्चर से भी पता चल जाता है। तो ये सारे टेस्ट हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हैं। इनके बिना हम लोग को डायग्नोसिस करना मुश्किल है। तो हम लोग लास्टली फाइनल में आ गए हैं कि ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ट्रीटमेंट में हमारा जो है 2 तरह का ट्रीटमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट और है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि कौन सी दवाएं हैं जो ट्यूबरकुलोसिस में इफेक्टिव होती है और काम आती है, क्योंकि यह बीमारी है जो बहुत ही घातक है और जानलेवा है। तो इसके लिए प्रॉपर्ली सही टाइम से और रेगुलर मेडिसिन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें अगर एक डोज भी मिस हो जाता है तो फिर उसको दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। इसलिए इसको जो भी ड्रग्स इसमें जो प्रोवाइड किए जाते हैं या मेडिसिन जो पेशेंट को रिकमेंड किए जाते हैं, वो उसको प्रॉपर गाइडलाइन या प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में दिए जाने जरूरी है, ताकि एक भी डोज उसकी छूटे ना। तो इसके लिए सबसे पहला जो ड्रग है आइसोनाजिड है, आइसोनाजाइड है। दूसरा है रिम्फाम्पिसिन, तीसरा इथाम्ब्यूटॉल और चौथा स्ट्रेप्टोमाइसिन या पायरिजिनामाइड। तो 2-3 ड्रग ऐसे हैं जो कि रेगुलरली पेशेंट को चलते ही हैं और उससे उनका ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें आता है आइसोनाजिड जो है कि 300 मिलीग्राम चलता है, पर डे चलता है। रिम्फाम्पिसिन है जो 450 mg का चलता है, जो हर एक सुबह उसको खाली पेट में उसको दिया जाता है। इथाम्ब्यूटॉल है 800 मिलीग्राम है, जो कि हर एक सुबह में उसको लेना होता है। तो 2 ड्रग है आइसोनाजाइड और रिम्फाम्पिसिन है, जो कि पहले 2 महीने में चलते हैं, फिर उसके बाद है जो अगले नेक्स्ट 4 मंथ में ये तीनों दवा चलते हैं। तो इस तरह से ये इसका डोज होता है। अगर एक भी दवा मिस हो जाता है तो इसका मेडिसिन का इफेक्ट है जो फिर से रिपीट किया जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें जो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन या पेशेंट को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि जो मेडिसिन कभी भी स्किप ना हो। इसके साथ जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो भी इंजेक्टेबल ड्रग्स के रूप में पड़ता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे डिफनेस है या और भी चीज है। तो ये सारे ड्रग्स हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस में काम आते हैं, हमें याद रखना चाहिए। आइसोनाजिड, रिम्फाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायरिजिनामाइड। तो ये 4-5 ड्रग हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट, तो जो कि हमारा स्पेशली पार्ट्स है कि नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट को हमें कैसे देना है और किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो जो हमारे पास पेशेंट है वो ट्यूबरकुलोसिस का है, तो सबसे पहले किसी भी पेशेंट को तो हम एक क्लीन, सेफ और वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट देते हैं, ताकि उसे अच्छा महसूस हो। तो एक साफ सुथरा जगह और अच्छा इन्वायरमेंट हमें उसे प्रदान करना है। जहाँ भी वो पेशेंट को रखा गया है, जिस भी रूम में रखा गया हो, वहाँ साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो, खिड़कियाँ खुली हो, काफी वेंटिलेटेड हो, तब पेशेंट को अच्छा महसूस होगा। दूसरा चीज है कि कंफर्टेबल बेड है जो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, उस पर कोई भी रिंकल्स नहीं होना चाहिए, बेडशीट टाइट होना चाहिए, ताकि पेशेंट को अच्छे से नींद आए। क्योंकि जब तक हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियों का कारण होता है जिसकी वजह से कि रेस्ट और स्लीप नहीं होने की वजह से भी बीमारियां होती है। तो अगर पेशेंट अगर अच्छे से नींद लेगा, प्रॉपर स्लीप लेगा, तो उसके जो इम्यूनिटी लेवल है वो काफी बढ़ेगी और पेशेंट की रिकवरी में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लेवल है
प्रॉपर कफिंग और खांसी की वजह होने से, स्प्यूटम निकलने से, या फिर जो उसके साथ ब्लड आ रहा है उसकी वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो हमें उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है। उसे जो भी लिक्विड है उसको जो पसंद है, जैसे कि दूध है या फिर जूस है या फिर उसको मिल्क है या फिर हॉर्लिक्स है या और भी जो लिक्विड गर्म पानी है, तो उसे लिक्विड अगर ओरली पेशेंट ले रहा है तो उसे हमें प्रोवाइड करना है। अगर पेशेंट एबल नहीं है तो फिर हमें इंजेक्टेबल आरएल या फ्लूइड जो भी है इन्फ्यूजन के थ्रू हमें उसको लगाना है, मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है हाइजीन मेंटेनेंस। तो इसमें हम लोग देखे हैं कि हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बिना ये ट्यूबरक्लोसिस में पुअर हाइजीन की वजह से ही हो रहा है, या फिर ओवर क्राउडिंग कह सकते हैं हम लोग, या जो लोग कि बंद कमरों में रहते हैं या फिर जो कि वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट में नहीं रहते। तो हाइजीन के बारे में अगर उसको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन के थ्रू बताना है कि हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है। डेली स्नान करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है, नेल कटिंग्स करना है और बालों की सफाई, पूरे बदन की सफाई कैसे रखनी है, अपने आसपास का वातावरण कैसे साफ और स्वच्छ बनाए रखना है, तभी व्यक्ति अच्छा रह सकता है। दूसरा है टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस हमने पहले ही बताया कि पॉवर्टी में यानी कि गरीब लोगों या जो लो स्टेटस के लोग हैं उनमें ये बीमारियां ज्यादा होती है। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना है। पेशेंट का जो न्यूट्रिशन है वो उसके लाइक और डिसलाइक के आधार पे हमें उसे हाईली कार्बोहाइड्रेट, हाईली प्रोटीन, फैट से युक्त उसको हम लोग को फूड देना है, ताकि उसका जो इम्यूनिटी हो, बूस्टअप हो। जैसे कि ग्रेन्स है, चावल दाल सब्जी है, रोटी सब्जी है, रोटी दाल है, या फिर दाल भात भुंजिया सब्जी चोखा चटनी है, जो भी एक कंप्लीट मील देना है उसको, ताकि उसका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो काफी अच्छा रहे। रात में मिल्क देना है। तो इस तरह से हम लोग उसका मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जा रहा है टू प्रोवाइड द गुड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। तो हम लोग देख रहे हैं कि लंग की बीमारी है और उसमें इन्फेक्शन है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो एक्सरसाइजेज, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है, जैसे कि अनुलोम विलोम है या और भी जो एक्सरसाइजेज हैं, तो वो हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बारे में हम उसको टीच कर सकते हैं, या फिर वॉकिंग के लिए भी हम लोग उसको, लंबी लंबी सांस लेने के लिए भी उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो उससे ये पेशेंट का जो है लंग कैपेसिटी काफी अच्छा होगा। या फिर इसकी जगह हम लोग उसको, अगर पेशेंट को नेबुलाइज भी कर सकते हैं, ड्यूलिन अगर जरूरत पड़े, या ब्यूडाकोट से भी हम लोग करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होता है तो, या फिर उसको वेपर थेरेपी भी हम लोग दे सकते हैं, ताकि लंग की जो कैपेसिटी है वो अच्छी बनी रहे। नेक्स्ट आता है टू हेल्प इन द प्रॉपर सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन के बारे में तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, लेकिन प्रॉपर सैनिटेशन, तो उसे हमें बताना है कि अपने आसपास का वातावरण है, जो कि जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, घर की सफाई है, अपने आसपास है, जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन और सेफ रखना है, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। तो अब हम देखेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि नर्सिंग का है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नहीं बना पाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, कि उन्हें डिजीज से रिलेटेड कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है और उनका इंटरवेंशन कैसे लिखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि नर्सिंग डायग्नोसिस, क्योंकि वी आर नर्सिस और वी गिव द नर्सिंग केयर टू द पेशेंट। तो हमें किन चीज़ों पर पहले फोकस करना और किन को बाद में रखना है। तो प्रायोरिटी वाइज डिजीज में कौन से सिम्टम्स हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं और उनसे ज़्यादा पेशेंट इफेक्ट हो रहा है, तो सीरियल वाइज उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको लिखते हैं और उसके आधार पे हम लोग इंटरवेंशन बनाते हैं और उस पर हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग गोल सेटिंग करते हैं। तो इसमें पहला जो है हमारा इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न ड्यू टू द डिजीज कंडीशंस और इन्फेक्शंस। तो टीबी में हमने पहले ही बताया कि सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, रेगुलर कफिंग होने से, या फिर चेस्ट पेन होने से, या फिर खून बलगम आने से, इन्फेक्शन की वजह से उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो अल्टरेट हो सकता है।
तो इसके लिए हमें क्या इंटरवेंशन करना है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, टू असेस द लेवल ऑफ द ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ द पेशेंट। इसमें हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का जो ब्रीथिंग है नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कि रैपिड ब्रीथिंग है, कि लो ब्रीथिंग है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। उसके आधार पे अगर पेशेंट की सांस ज़्यादा तेज चल रही है तो उसको ऑक्सीजन लगाएंगे, अगर नॉर्मल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, लंबी लंबी सांस लेने के लिए बोलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का ब्रीथिंग स्टेटस क्या है। जैसी उसकी कंडीशन होगी उसके आधार पे हमारा इंटरवेंशन होगा। अगर सेवियर कंडीशन होगी तो हम ऑक्सीजन लगाएंगे, नॉर्मल होगा तो एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे या वेपर थेरेपी, या फिर उसको हम लोग नेबुलाइज भी कर सकते हैं। ड्यूलिन और ब्यूटाकॉर्ड से हम लोग उसको नेबुलाइज हर एक 4 घंटे या 6 घंटे पे हम लोग करते हैं, जिसका उसका इफेक्टिव जो है ब्रीथिंग इफेक्टिव हो और पेशेंट नॉर्मली सांस ले पाए। दूसरा हमारा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो अल्टरेड बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू द इन्फेक्शंस। तो हम सभी जानते हैं कि इन्फेक्शंस का जो कोई भी इन्फेक्शंस होता है तो पहले वो बॉडी को सिग्नल देता है, तो फीवर के रूप में या बॉडी टेम्परेचर के रूप में शो होता है, तो जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसमें हमने बताया था कि इवनिंग राइजिंग बॉडी टेम्परेचर होता है, तो पेशेंट को हमें कोल्ड स्पॉन्जिंग भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट का नॉर्मल हम लोग बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तब पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग कम करने के लिए उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग देते हैं, या फिर उसके सर पे हम लोग रुमाल भिंगा कर रखते हैं और बॉडी टेम्परेचर हम लोग लो करते हैं। इसके अलावा जो भी एंटीपायरेटिक ड्रग हैं जैसे कि पैरासीटामोल है या इंजेक्टेबल नियोमोल है, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसा है। हॉस्पिटलाइज होने पे नियोमोल या फिर उसका इंजेक्शन पड़ता है या उसके फ्लूइड भी चलते हैं। अगर पेशेंट ओरली लेने में सक्षम होता है तो हम लोग ओरली उसको पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम का उसको हम लोग देते हैं। नेक्स्ट आता है इम्बैलेंस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कफ। तो इसकी वजह से ज़्यादा कफ बार बार खांसी होने से और कफ निकलने से, उसके साथ ब्लड का स्पॉट होने से उसका जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है, तो उसको भी हमें मेंटेन करना है। तो उसके लिए ये भी इसमें भी हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को एसेस करते हैं कि पेशेंट ओरली ले रहा है कि नहीं। अगर नहीं ले रहा है तो हम लोग उसको इन्फ्यूजन के थ्रू चलाते हैं। अगर ओरली ले पाता है तो हम उसे गर्म चीज़ें जैसे कि सूप वगैरह है, हॉर्लिक्स है, दूध है या फिर और भी न्यूट्रिशियस चीज़ है जो उसको हम लोग देते हैं ताकि उसका जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट आता है अल्टरेड न्यूट्रिशनल स्टेटस ड्यू टू डिक्रीजिंग बॉडी वेट। तो इसका जो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स था वो हम लोग देखे थे कि इसमें बॉडी वेट कम जाता है, कम होने लगता है टीवी में। तो इसमें हम लोग उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को काफ़ी मेंटेन करने के लिए हम लोग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें पता करना चाहिए कि पेशेंट को किन चीज़ों कौन सी चीज़ें पसंद है, लाइक और डिसलाइक का हमें पता है। कुछ लोग हैं जो दही खाना पसंद करते हैं, कुछ हैं जो दूध पसंद करते हैं। तो हमें उसे एक अच्छा कंप्लीट मील देना है, गुड न्यूट्रिशियस फूड देना है जिसमें कि कंप्लीटली विटामिन मिनरल्स काफ़ी हो और कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन सब एडिक्वेट अमाउंट में हो सारा कुछ। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है या गाजर है, हरी सब्जियां हैं, साग है या फिर फ्रूट्स हैं, सेब है, केला है, जो कि अच्छा कंप्लीट मील उसको दे करके हम उसको जो बॉडी वेट है उसको अच्छा कर सकते हैं, उसको इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा है लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द डिजीज कंडीशंस और पुअर सैनिटेशंस और हाइजीन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि इलिटरेसी का इलिटरेट है। तो हम सभी जानते हैं कि अशिक्षा ही बहुत बीमारियों का कारण है। नॉलेज की कमी होने की वजह से ही बीमारियां होती है। तो इसमें नॉलेज हमें उसके रिगार्डिंग देना है कि अगर पेशेंट इलिटरेट है तो हमें उसे हेल्थ एजुकेशन देना है, बताना है कि अपने हाइजीन को कैसे मेंटेन करेगा, सैनिटेशन को कैसे मेंटेन करेगा, अपने पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करेगा, अपने आसपास के वातावरण को कैसे साफ स्वच्छ रख करके अपने इस बीमारी से वो खुद को बचा सकता है। अगर आपको मेरा क्लास ये अच्छा लगा जो मैंने ट्यूबरकुलोसिस आज पढ़ाया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें ताकि ये वैल्यूएबल नॉलेज जो है सबको मिल सके। अगर आपके कुछ डाउट्स भी हैं तो वो आप कमेंट्स में लिख कर भेज दें और मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।